हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के टॉपिक सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कुछ प्रारंभिक रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कुछ प्रारंभिक रूपांतरण। तो उसमें हम स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, प्रतिलोमन आदि विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला रूपांतरण है आज का ट्रांसलेशन, स्थानांतरण। W बराबर Z प्लस अल्फा। इस रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का प्रत्येक बिंदु अल्फा सदिश की दिशा में स्थानांतरित या विस्थापित हो जाता है। मतलब Z है, W बराबर Z को रूपांतरण है, तो उसमें क्या जोड़ दिया Z की जगह? Z में अल्फा ऐड कर दिया। तो Z समतल का प्रत्येक बिंदु है। Z समतल में बिंदु क्या होते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में x, y है, वो अल्फा सदिश की दिशा में स्थानांतरित या विस्थापित हो जाता है। माना Z समतल में बिंदु A तथा C क्रम से Z एवं अल्फा को निरूपित करते हैं। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तब W बराबर Z प्लस अल्फा रूपांतरण के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज OABC का शीर्ष B Z के प्रतिबिंब को व्यक्त करता है। जैसे Z बराबर हम जानते हैं x प्लस आयोटा v, अल्फा बराबर हम लेते हैं a प्लस आयोटा v और W बराबर होता है चूँकि u प्लस आयोटा v। तो W बराबर u प्लस आयोटा v, W बराबर Z प्लस अल्फा है तो W की जगह लिख देंगे u प्लस आयोटा v बराबर x की जगह x प्लस आयोटा y प्लस अल्फा। अल्फा कितना है? a प्लस आयोटा v। तो u बराबर कितना है? चूँकि वास्तविक भाग को एक साथ लिखेंगे x प्लस a प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस बी। तो वास्तविक तथा दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो इम्प्लाइड डेट u बराबर क्या प्राप्त हुआ है? x प्लस ए और v बराबर कितना प्राप्त हुआ? वाई प्लस बी। तो रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल के किसी बिंदु x, y का W समतल में प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ हमें? x प्लस ए, वाई प्लस बी। तो x, Z समतल में बिंदु था हमारा कितना? x, y है, तो उसका W समतल में हमें प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ? उसकी इमेज क्या प्राप्त हुई? x प्लस ए, वाई प्लस बी बिंदु प्राप्त हुआ। तो इस रूपांतरण के अंतर्गत Z समतल का प्रत्येक बिंदु अल्फा सदिश की दिशा में मॉडुलस ऑफ अल्फा दूरी से स्थानांतरित होता है। मतलब अल्फा ऐड हो जाता है। जो Z समतल का कोई बिंदु था x, उसके कोऑर्डिनेट थे x, y, तो अल्फा सदिश की दिशा में उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसमें अल्फा क्या हो जाता है? उस पॉइंट में ऐड हो जाता है। तो x की जगह x प्लस अल्फा, x प्लस ए और x, चूँकि अल्फा हमने कोऑर्डिनेट किस रूप में माना था? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस आयोटा बी के रूप में माना था। तो x की जगह x प्लस ए हो गया और y की जगह y प्लस बी हो गया। परिणाम तो इस रूपांतर के अंतर्गत Z समतल के किसी क्षेत्र का W क्षेत्र में प्रतिबिंब उस क्षेत्र का स्थानांतरण ही है। दोनों क्षेत्रों की आकृति, साइज तथा विन्यास, दोनों क्षेत्र होते हैं उनकी आकृति, साइज तथा विन्यास, ओरिएंटेशन समान होंगे। दोनों Z समतल में लें या W समतल में लें तो उन क्षेत्रों की आकृति, साइज तथा विन्यास दोनों क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि OABC हमने क्या माना? समांतर चतुर्भुज माना था। O तो क्या मान लिया हमने? इसका मुख्य बिंदु माना। A लिया, B पॉइंट और C पॉइंट लिया। तो A पॉइंट पे हमने Z लिया तो B पे क्या हो जाएगा? Z प्लस अल्फा और C भी अल्फा है। C पॉइंट क्या है? अल्फा है। तो ये हमने क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन बताया, डायग्राम के रूप में समझाया तथा इस स्थानांतरण जो रूपांतरण है, ट्रांसलेशन, स्थानांतरण को, इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो एग्जांपल देखें। Z समतल में रेखा हो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2 से परिसीमित आयतीय क्षेत्रों का रूपांतरण W इक्वल टू Z प्लस 2 माइनस आयोटा के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्या है? तो W बराबर दे रखा आपको Z प्लस 2 माइनस आयोटा के अंतर्गत W समतल में प्रतिबिंब क्या है? W समतल में आपको प्रतिबिंब बताना है। तो सॉल्यूशन देखें। माना W बराबर होता है u प्लस आयोटा v, तब W बराबर Z प्लस 2 माइनस आयोटा दे रखा है आपको। तो W बराबर हमने लिख दिया u प्लस आयोटा v और चूंकि Z बराबर कितना होता है? x प्लस आयोटा y प्लस Z की जगह x प्लस आयोटा y लिख दिया प्लस 2 माइनस आयोटा। तो वास्तविक भाग को एक साथ लिखेंगे। वास्तविक भाग कितना हो गया? x प्लस 2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया
तो इसमें क्या ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, तो काल्पनिक भाग कितना हो गया, y-1। तो दोनों पक्षों में वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो u बराबर कितना प्राप्त हुआ, x+2, और v बराबर कितना प्राप्त हुआ, y-1। और चूंकि z समतल में रेखा है, z समतल को हमने किस में रूपांतरित करना है, ट्रांसलेशन करना है w समतल में। तो z समतल में जो रेखा है उनसे परिसीमित क्या बनता है, आयतीय क्षेत्र बनता है। तो देखेंगे कि w समतल में कौन सा क्षेत्र बनेगा। लेकिन हमने ट्रांसलेशन पढ़ा है कि इनके अभिविन्यास, आकृति तथा साइज में कोई चेंज नहीं होता है, उसमें भी आयतीय बनना चाहिए। लेकिन देखते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसको हम मैं इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं। तो जेड समतल में देखें पहले x बराबर 0, चूँकि x और y को x अक्ष पे x अक्ष लिया, वो मूल बिंदु है, y अक्ष लिया। तो x से बराबर 0 है वो किस पे होगा, y एक्सिस पे होगा। y बराबर 0 वो x एक्सिस पे होगा। x बराबर 1 है वो y अक्ष के समांतर होगी, पैरेलल होगी। और y बराबर 2 है वो क्या होगी, x अक्ष के पैरेलल होगी। तो इनसे क्या बना, एक आयत बना। किसका निर्माण हुआ, आयत का निर्माण हुआ जेड समतल में। और जो जेड समतल की रेखा हो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 तथा y बराबर 2 w समतल में क्रम से रेखा क्या प्राप्त होगी। चूँकि u बराबर कितना प्राप्त हुआ, हमारा u बराबर प्राप्त हुआ x+2 और v बराबर प्राप्त हुआ y-1। तो u बराबर प्राप्त हुआ x+2 और v बराबर प्राप्त हुआ y-1। तो अगर इसमें x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर प्राप्त हुआ आपका 2 और v बराबर प्राप्त हुआ -1। और अगर x बराबर 1 लिखोगे, अब x बराबर 1 और y बराबर 2 लिखेंगे तो u बराबर कितना प्राप्त हुआ 3 और y बराबर 2 लिखेंगे तो v बराबर कितना प्राप्त हुआ 1। तो w समतल में क्रम से रेखाएं u बराबर 2, v बराबर -1, u बराबर 3 तथा v बराबर 1 से प्रतिचित्रित होती है। तो w समतल की अब क्या बनाएंगे, w समतल में भी हम क्या बनाएंगे, क्या डायग्राम बनता है देखते हैं, फिगर देखते हैं। तो w समतल में u बराबर 2, चूँकि u और v इसमें x एक्सिस y एक्सिस ली थी, यहाँ पे u एक्सिस और v एक्सिस लेंगे। तो x एक्सिस का काम क्या करेगी, u एक्सिस, और y एक्सिस का काम करेगी v एक्सिस, और वो क्या है, मूल बिंदु है। तो u बराबर 2 है, u बराबर 2 क्या होगी, v अक्ष के पैरेलल होगी, u बराबर 2। इसके बाद v बराबर -1 है, वो u एक्सिस के पैरेलल होगी, लेकिन एक्सिस u एक्सिस के नीचे होगी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे लेंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, फोर्थ चतुर्थांश में होगी। तो b बराबर -1 ले लिया। इसके बाद u बराबर 3 है, वो क्या है, b एक्सिस के पैरेलल होगी, u बराबर 3। मतलब b बराबर 1 है, b बराबर क्या हो, 1 होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी b बराबर 1। तो इनसे भी जो हमें क्षेत्र प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होगा, आयतीय प्राप्त होता है। स्पष्ट है, W समतल की रेखा भी एक आयत बनाती है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि W जेड समतल में आयत ओ ए बी सी के प्रत्येक अंतस्थ बिंदु इंटीरियर पॉइंट का W समतल के आयत PQRS में, आयत किसमें, PQRS में एक और केवल एक प्रतिबिंब बिंदु है, केवल एक प्रतिबिंब बिंदु है। तो इससे जेड समतल में हमें क्या प्राप्त हुआ था, आयत प्राप्त हुआ। तो W समतल में क्या प्राप्त होता है, आयत प्राप्त होता है। इसके बाद हमारा अगला जो रूपांतरण है उसमें आता है रोटेशन, घूर्णन। तो W बराबर e⁻i गामा इंटू जेड, जहाँ गामा बिलोंग्स टू R, गामा बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। इस रूपांतरण के अंतर्गत किसी बिंदु ए पे क्या ले रहे हैं हम, जेड ले रहे हैं, ए पे क्या ले रहे हैं, जेड को क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, का प्रतिबिंब बी ओ ए को गामा कोण का घूर्णन देने से प्राप्त होता है। ओ ए को गामा कोण का घूर्णन देने से प्राप्त होता है। यदि गामा पॉजिटिव हो तो घूर्णन वामावर्त होगा, और यदि गामा नेगेटिव हो तो घूर्णन दक्षिणावर्त होता है। अतः यदि z बराबर r इंटू e⁻i थीटा लें, थीटा हो तो w बराबर कितना होगा, e⁻i गामा इंटू जेड की जगह लिखेंगे r इंटू e⁻i थीटा, तो बराबर r इंटू e⁻i गामा प्लस थीटा, तो बराबर r इंटू e⁻i फाई बराबर हमने माना, जहाँ फाई बराबर थीटा प्लस गामा। तो जेड समतल, तो यहाँ पे आपको लेना है जेड समतल में क्या है कोऑर्डिनेट, चूँकि जेड बराबर होता है आर इंटू e⁻i थीटा। तो जेड बराबर ओ का लिया, ओ हमने यहाँ पे ओ क्या ले लिया, यहाँ पे ओ यहाँ पे पोल का काम कर रहा है, ध्रुव का काम कर रहा है। चूँकि पोलर कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, पोलर फॉर्म की बात हो रही है, तो वो किसका काम करेगा, ध्रुव का काम करेगा। और जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो वो किसका काम करता है, ओरिजिन का काम करता है। चूँकि जेड समतल में वो किसका काम कर रहा था, यहाँ पे ओरिजिन का काम कर रहा था, लेकिन पोलर की बात हो रही है तो ये किसका काम करेगा, ध्रुव का काम करेगा वही। तो
तो जेड समतल लिया, ओ लिया, तो पहला है आर इंटू की पावर आयोटा थीटा, जेड बराबर आर इंटू की पावर आयोटा थीटा। तो ए जेड, तो जेड के लिए लिखेंगे तो आर इंटू की पावर आयोटा थीटा, तो जो एक्स एक्सिस है उसके साथ एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में बनाया गया कोण कितना है, थीटा, तो आ गया थीटा। इसके बाद उसको किस पे ले जा रहे हैं हम, बी बिंदु का प्रतिबिंब क्या मान रहे हैं, बी माना, तो बी में क्या होगा, चूँकि गामा कोण है तो गामा वाई मान लीजिए, जैसे गामा कोण पे, तो गामा क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, गामा कोण पे प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसको प्रतिस्थापित करते हैं, तो क्या है गामा कोण से प्रतिस्थापित कर दिया, तो जो उसकी पॉजिटिव एक्सिस है, वास्तविक अक्ष है, उसके साथ बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, थीटा प्लस गामा, चूँकि यहाँ गामा की जगह हम थीटा प्लस कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। और ए जो जेड बिंदु है, जो जेड समतल का बिंदु है तथा डब्लू समतल जो इसका प्रतिबिंब लिया है, प्रतिबिंब एक्सिस लिए, उनके बीच का कोण कितना है, गामा है। इसी प्रकार डब्लू समतल की बात करें हम, तो ये तो आ गया थीटा प्लस गामा डब्लू समतल की। इसी प्रकार डब्लू समतल के लिए बात करें हम, अगर ये तो जब लिया केस जब कितना गामा क्या हो, पॉजिटिव हो, गामा क्या हो, पॉजिटिव हो। इसके बाद हम डब्लू समतल के लिए बात करें, ओ क्या लिया हमने, पोल लिया, तो जैसे माना कि ए है, ए बिंदु मतलब किसी बिंदु ए पे लिखें, जेड कॉम्प्लेक्स जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, ए बिंदु के लिए बात कर रहे हैं और जेड प्लेन में, तो एक्स एक्सिस की वास्तविक एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना है, थीटा, थीटा हो गया। इसके बाद मान रहे हैं कि प्रतिबिंब इसमें तो जो बिंदु था जेड प्लेन उसके ऊपर प्राप्त होता है, इसमें क्या है, जेड प्लेन के नीचे प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया कोण, चूँकि इन दोनों के बीच बनाया गया कोण है वास्तविक अक्ष, तथा जो हमारा जेड प्लेन है तथा डब्लू उसके प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो डब्लू प्लेन है, उन दोनों के बीच बनाया गया कोण कितना है, गामा लेके चल रहे, तो इन दोनों के बीच कोण आया गया कोण गामा है, तो इसका डब्लू प्लेन में बिंदु बी पर बना कोण कितना होगा, थीटा माइनस गामा, थीटा माइनस गामा होगा। अतः इस रूपांतर का अंतर्गत जेड समतल के प्रतिबिंब बिंदु डब्लू का मापांक तो नहीं बदलता, परंतु उसका कोणांक गामा से बढ़ जाएगा या घट जाएगा। मापांक तो नहीं बदल रहा लेकिन कोणांक बदल जाता है, या तो गामा से बढ़ जाता है या घट जाता है। तो पहले केस में तो बढ़ गया था जेड समतल में बात करी तो, और डब्लू समतल में घट गया था। कोणांक गामा से बढ़ जाएगा या घट जाएगा प्रतिबिंब बिंदु, चूँकि जेड बिंदु की बात कर रहे हैं, वो जेड प्लेन में बात कर रहे थे, इसका प्रतिबिंब बिंदु क्या है, पी लिया था, वो डब्लू प्लेन में, तो डब्लू प्लेन में एक बार तो गामा बढ़ गया था, कोण बढ़ गया था, गामा प्लस हो गया, तो एक बार घट गया था, तो कोणांक गामा से बढ़ जाएगा या घट जाएगा, जबकि गामा धनात्मक या ऋणात्मक है, धनात्मक है जब तो बढ़ जाता है, ऋणात्मक है जब घट जाता है। चूँकि यह जेड समतल में प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, इस रूपांतर के अंतर्गत जेड समतल का प्रत्येक छेद डब्लू समतल में गामा कोण से गुणन कर जाएगा, जबकि उसकी ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहेगी। ज्यामितीय आकृति चेंज नहीं हुई, देखो सेम आकृति है दोनों में, ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहती है, जबकि कोण का मान है अगर धनात्मक है तो प्लस हो जाएगा और ऋणात्मक तो माइनस हो जाता है। इस रोटेशन वाला जो रूपांतरण है उसको भी हम इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमने ट्रांसलेशन के लिए बताया था, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद रोटेशन में भी जो एग्जाम्पल बता रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको एग्जाम में एग्जाम्पल जो बताए हैं उनमें से कोई भी एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखें एग्जाम्पल, जेड समतल में रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0 तथा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 रेखाओं से परिसीमित त्रिभुजाकार क्षेत्र का रूपांतरण w इक्वल टू ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 इंटू जेड के अंतर्गत डब्लू समतल में प्रतिबिंब क्या है। तो जेड समतल में दे रखा है आपको, तो डब्लू समतल में प्रतिबिंब क्या होगा, क्या आकृति बनेगी, वो आपको देखनी है। तो डब्लू बराबर दे रखा है कि पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3 इंटू जेड, चूँकि डब्लू बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, ए बराबर ई की पावर आयोटा पाई बाई 3, चूँकि जेड बराबर कितना होता है एक्स प्लस आयोटा पाई, बराबर चूँकि ई की पावर आयोटा पाई बाई 3 को खोलेंगे ई की पावर आयोटा थीटा, तो आयलर फॉर्म क्या होती है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो कोस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा इंटू साइन पाई बाई 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा बाई, और कोस ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 प्लस साइन पाई बाई 3 कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 वाट अपॉन 2 अंडर रूट 3/2, तो 1/2 कॉमन ले लिया तो बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो बराबर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तथा वास्तविक भाग को एक साथ लिख देंगे तथा काल्पनिक भाग वाले पार्ट को एक साथ लिख देंगे। तो वास्तविक भाग वाले पार्ट को
एक साथ लिख दिया तथा काल्पनिक वाले पार्ट को एक साथ, तो बराबर 1/2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू वाई प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस √3 इंटू एक्स। तो इसके बाद दोनों पक्षों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो इम्प्लाइड एट यू बराबर 1/2 इंटू एक्स माइनस √3 इंटू वाई तथा वी बराबर 1/2 इंटू वाई प्लस √3 इंटू एक्स। अतः डब्ल्यू समतल में, चूँकि जेड समतल में रेखा दे रहा कि एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 तथा √3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो डब्ल्यू समतल में रेखाएं क्या होगी देखें, एक्स बराबर 0 का प्रतिबिंब जो रेखाएं दे रहती हैं उनके क्या प्राप्त होते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो एक्स बराबर 0 का प्रतिबिंब कितना प्राप्त होगा, यू बराबर एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो यू बराबर माइनस √3/2 इंटू वाई, बी बराबर प्राप्त होगा 1/2 इंटू वाई, अर्थात बी बराबर है माइनस u/√3। इसी प्रकार वाई बराबर 0 का प्रतिबिंब, वाई बराबर 0 का प्रतिबिंब कितना प्राप्त होगा, u बराबर 1/2 इंटू एक्स, बी बराबर √3/2 इंटू एक्स, अर्थात बी बराबर √3 इंटू यू तथा √3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का प्रतिबिंब कितना प्राप्त होगा, बी बराबर 1/2 होगा, बी बराबर कितना होगा 1/2 होगा। तो जो पहले जेड समतल में जो रेखा दे रखी है उनसे हम क्या बनाएंगे, क्या आपका क्षेत्र प्राप्त होता है। फिर हमें डब्ल्यू समतल में जो उन रेखाओं का जो प्रतिबिंब रेखा प्राप्त हुई उनसे जो क्षेत्र बनाएंगे तो आप देखते हैं क्या क्षेत्र प्राप्त होता है। तो पहला देखें एक्स बराबर 0 है, चूँकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है और वो क्या है यहाँ पे ओरिजिन है, मूल बिंदु को काम कर रहा है। तो एक्स बराबर 0 वाई एक्सिस पे होगा, वाई बराबर 0 एक्स एक्सिस पे होगा, तो √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये रेखा होगी। √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 रेखा इस प्रकार से प्राप्त होती है। चूँकि इस प्रकार की रेखा है उनको कैसे लिखते हैं, इसमें हम एक बार एक्स बराबर 0 लिख लेते हैं, वाई बराबर 0, चूँकि एक्स बराबर 0 करेंगे तो वाई इक्वल टू 1 प्राप्त होगा, तो 0 को मैं 1 यहाँ मान लिया। और फिर दूसरी बार जब वाई बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 1/√3 प्राप्त होगा। तो एक आइडिया से लिखते हैं तो ये आपकी रेखा प्राप्त हो गई। तो इन तीनों से बना क्षेत्र ये प्राप्त होती है। कैसा क्षेत्र प्राप्त हुआ, त्रिभुजाकार। जेड समतल में जो क्षेत्र है वो कैसा है, त्रिभुजाकार क्षेत्र है। इसी प्रकार डब्ल्यू समतल में हम डायग्राम बनाएंगे कि हमें किस प्रकार का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो एक्स बराबर 0 के लिए जो प्रतिबिंब रेखा है वो कैसी है, बी बराबर -(1/√3 इंटू यू। तो ये किस प्रकार का काम कर रही है, चूँकि यहाँ पे एक्स एक्सिस का काम कर रहा है यू और वाई एक्सिस का बी, और वो कितना है, ओरिजिन है। तो चूँकि वाई बराबर mx होती है जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है वाई बराबर mx, तो और वाई बराबर -mx होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। तो पहला है बी बराबर -1/√3 इंटू यू, तो ये वाई बराबर -mx, चूँकि वाई का काम कर रहा है यू बी और एम का एक्स का काम कर रहा है यू और एम का -(1/√3), तो ये बी बराबर -(1/√3 इंटू यू देखा होगा। इसके बाद सेकंड रेखा है बी बराबर (√3 इंटू यू, तो ये वाई बराबर एम एक्स का काम कर गई। और लास्ट रेखा है बी बराबर 1/2, तो बी बराबर 1/2 रेखा है वो क्या होगी, यू जो एक्सिस है उसकी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बी बराबर 1/2 क्या होगी, एक्सिस की पैरेलल होगी। तो इनसे भी जो हमारा क्षेत्र बना है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो डब्ल्यू समतल में भी कौन सा क्षेत्र, कैसा क्षेत्र प्राप्त हुआ आपको, त्रिभुजाकार प्राप्त हुआ। दोनों फिगरों को देखने से, जो भी डायग्राम दे रखे हैं दोनों, उनको देखने से हमें स्पष्ट होता है कि डब्ल्यू समतल में हमें कैसा क्षेत्र प्राप्त होता है, त्रिभुजाकार प्राप्त होता है। अतः जेड समतल में दिए गए त्रिभुजाकार क्षेत्र का डब्ल्यू समतल में प्रतिबिंब चित्र में दर्शाया गया त्रिभुजाकार क्षेत्र होगा जो रेखाओं बी बराबर -1/√3 इंटू यू, बी बराबर √3 इंटू यू तथा बी बराबर 1/2 से परिसीमित है। तो हमने जेड समतल में दिया गया क्षेत्र कैसा था, त्रिभुजाकार क्षेत्र, तो डब्ल्यू समतल में हमें कैसा क्षेत्र प्राप्त हुआ, त्रिभुजाकार क्षेत्र प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया, कुछ प्रारंभिक रूपांतरण क्या है उनके बारे में, वो टॉपिक था हमारा। तो उसमें पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ाया, स्थानांतरण के बारे में पढ़ाया, उसको मैंने आपको पहले आर्टिकल से समझाया, उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाया। उसके बाद मैंने सेकंड जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें हमने रोटेशन के बारे में पढ़ाया, घूर्णन क्या होता है उसको भी मैंने आपको पहले उसकी जो टॉपिक है
उसको आर्टिकल से बताया, उसके बाद उसको मैंने एक एग्जांपल की सहायता से समझाया। तो जो भी मैंने ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोनों में एक एक एग्जांपल आपको समझाया। तो जब भी आपको टाइम मिले इन दोनों एग्जांपलों को आप देखें और सॉल्व करें, क्योंकि दोनों ही एग्जांपल आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा इन पर बेस्ड इन जैसे क्वेश्चन आपकी बुक में जो भी दे रखे हैं उन्हें आप सॉल्व करें। अगर आप इन दोनों जो टॉपिक पढ़ाए हैं, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाए, इन्हें आप ध्यान से पढ़ते हैं और जो भी आपको परेशानी आती है उन्हें आप इनको पढ़कर सॉल्व करते हैं, तो आपकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं और जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें करने में आपको परेशानी नहीं होगी। ओके।